नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो अपभ्रंश भाग 2 में आ गए हैं हम। अब्दुल रहमान तक हमने पढ़ लिया था, उनकी रचना संदेश रासक के बारे में जो संक्षिप्त जानकारियाँ थी। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे साथियों। अपभ्रंश काव्य पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होना चाहिए। अपभ्रंश काव्य जो किसी भी साहित्यिक परीक्षा, चाहे वो हिंदी मास्टर कैडर, NTA, GSNET, DSSSB, NVS, KVS, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट। तो भाई क्या है इसमें अपभ्रंश काव्य, मुनि राम सिंह के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इनको अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है, ठीक है। और डॉक्टर हीरालाल एक विद्वान हैं, इनका समय वो मानते हैं 1000 ईस्वी, यानी समकालीन है 1000 ईस्वी के। और पाहुड़ दोहा इनकी एक बहुत ही चर्चित रचना। आगे आ जाते हैं हम हेमचंद्र के बारे में पढ़ने के लिए। हेमचंद्र, इनका जन्म 1088 में माना जाता है। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध ज्ञान आचार्य जी थे और प्राकृत का पाणिनि भी इनको कहा जाता है, और साथ में इनको अपभ्रंश का भी पाणिनि माना जाता है। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट सुव्यवस्थित मानक विवेचन किया है। और सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, जिसको प्राकृत व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों के उदाहरणों के रूप में समावेश किया गया है। तो इसमें जो है तीनों के रूप मिल जाते हैं उदाहरण के रूप में। आगे देखिए साथियों, इनका कुमारपाल चरित एक प्राकृत काव्य है जिसमें अपभ्रंश के पद भी मिलते हैं। इनके अन्य ग्रंथ है जोग शास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाममाला कोश। आगे देखिए साथियों, कुछ अन्य अपभ्रंश कवि जिनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सोमप्रभ सूरी के बारे में बात होती है तो इनकी एक रचना आती है कुमारपाल प्रतिबोध, जो कि 1184 ईस्वी में ये गद्य पद्य में रचना है, जो संस्कृत प्राकृत काव्य माना गया है, ठीक है। गद्य पद्य में रचना किसकी रचना है? संस्कृत प्राकृत काव्य की, ठीक है। बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे भी मिलते हैं। आगे है जैनाचार्य मेरुतंग, ठीक है। क्या है ये? जैनाचार्य मेरुतंग की रचना प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी की मानी जाती है। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, किंतु इसमें दुहा विद्या विवाद प्रसंग मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं। यह ऐतिहासिक महत्व का की गद्य रचना मानी जाती है। तो दोहा विद्या, यह दोहा छंद की विद्या के बारे में जहाँ पर उकेरा गया है, ठीक है। तो उसका विवाद प्रसंग। आगे चलते हैं प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम तो मूल रूप से ये किस कवि की रचना है इसके बारे में नहीं पता चलता, लेकिन हाँ, इसको प्राकृत पैंगल सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक संपादित रचना है साथियों, ठीक है, जिसमें विद्याधर, शारंगधर, झज्जर और बब्बर नामक 4 कवियों की रचना मिलती हैं। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना अ, इसमें अप्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं और उनके छंद जो है संकलित किए गए हैं। तो 4 कवि तो मुख्य हैं, कुछ और कवियों की रचना भी इसमें मिलती हैं। फिलहाल तो इस रचना का जो संपादन है, जो बोले कि संग्रह संग्रह किया, इकट्ठा किया, तो वो लक्ष्मीधर ने किया है, ठीक है। इसका संग्रह 14वीं शती के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था, जिन्हें इकट्ठा किया था। तो प्राकृत पैंगलम, जिसको प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, 4 कवि मुख्य रूप से इससे जुड़े हैं, लेकिन संग्रह करने का श्रेय जो है सर लक्ष्मीधर को जाता है। यदि वंशीधर की बात करते हैं, वंशीधर ने इस पर एक टीका लिखी थी। टीका होती है व्याख्या, ठीक है, संक्षिप्त में किसी पुस्तक की व्याख्या करना, तो वंशीधर ने की है। और संग्रह किसने किया है? लक्ष्मीधर ने। और किन कवियों की रचना मिलती हैं? ऊपर दिया गया है, विद्याधर, शारंगधर, झज्जर और बब्बर नामक कवियों की, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। प्राकृत पैंगलम में संकलित कवि बब्बर के पदों बब्बर के बब्बर के पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है, इसका चित्रण मिलता है। प्राकृत पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों की कल्पना की। उसकी रचयिता शारंगधर को माना है। तो कहने का तात्पर्य है कि शारंगधर की जो रचना है हमीर रासो, वैसे जो पूर्ण रूप से अप्राप्य ग्रंथ है, क्या है? अप्राप्य ग्रंथ, यानी मिलता ही नहीं है ना। आपने पढ़ा भी होगा ये आदिकाल पढ़ते समय। तो मतलब भाई यही है कि अगर शारंगधर की रचना अमीर रासों का जिक्र अगर कहीं मिलता है तो प्राकृत पैंगलम में मिलता, कुछ अन्य रचनाओं में, लेकिन जो इसमें 8 छंद मिलते हैं अमीर रासों के, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और शारंगधर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। उनके 8 छंदों की जो बात होती है वो प्राकृत पैंगलम काव्य संग्रह में है। तो शारंगधर कवि के बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी ने हमीर रासों का
हमीर रासो का रचयिता शारंगधर को बताया है, राहुल सांकृत्यायन ने जजल को बताया है। तो कहते हैं कि जो हमीर रासो रचना है वो जजल की है, राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं नहीं, वे शारंगधर की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रामचंद्र शुक्ल के विचार से बिल्कुल सहमत है। उनका कहना है कि हमीर शब्द जो है किसी पात्र का नाम न होकर बल्कि एक विशेषण है जो कि अमीर का ही विकृत रूप है। जैसे कि आपको पता है कि सिंधु नाम से आगे चलकर जो इंदु बना, हिंदी बना, ठीक है, हिंद बना, तो विकृत रूप है ना। सिंधु से ही हिंदी रूप अब प्रयुक्त किया जाता है, हिंदू रूप प्रयुक्त किया जाता है। तो वहीं पर अमीर नामक एक विशेषण से ही हमीर बना है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, वैसे वो रामचंद्र शुक्ल के व्याख्यान से बिल्कुल सही है कि भाई मानते हैं उनके व्याख्यान को कि भाई शारंगधर की ही रचना है हमीरा सो। आगे बढ़ते हैं। का शारंगर शारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्य कोश है। ठीक है, एक अन्य भी इनका ग्रंथ मिलता है शारंगधर पद्धति, जो संस्कृत की एक कविता है, इस जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी लिखे गए हैं। तो आगे साथ ही पढ़ते हैं। शारंगधर पद्धति में बहुत सारे शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर याद रखना शारंगधर पद्धति भी शारंगधर की एक अन्य रचना जो कि संस्कृत में है, पद्य के रूप में। शारंगधर का आयुर्वेद का भी ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यह अलग बात है कि उनकी ये हमीर रासो रचना जो पूर्ण रूप से अप्राप्य है। ठीक है, लेकिन इसके 8 छंद जो हैं प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी हैं। अच्छे कवि भी हैं, सूत्रकार जो कि कहानी बताता है, कथानक, ठीक है, कहानी सुनाता है जो। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानतः कुंडलियाँ छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। ठीक है, तो कौन मानते हैं? बच्चन सिंह मानते हैं कि कुंडलिया छंद का अगर सबसे पहले प्रयोग करने वाले कोई कवि रहे तो वो शारंगधर रहे हैं। ये याद करना साथियों। आगे पढ़ते हैं। आगे जानकारियाँ कुछ आदिकाल के संबंध में है, विद्वानों की हैं। ठीक है, विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं, अभी जितना भी अपभ्रंश काव्य हमने पढ़ लिया सारा इंपॉर्टेंट साथ ही याद कर लेना है। ठीक है, बाकी आगे हमारे पास आ जाता है देवसेन। देवसेन की रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में 19 कवियों का शामिल किया है। फिर अगले संस्करण में सिद्धों और नाथों को शामिल कर इनकी संख्या 75 कर दी गई है मिश्र बंधुओं के द्वारा। ठीक है, आपको पता है कई भागों में, 4 भागों में इसका मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की पुस्तक मिलती है। तो अगले ही भाग में दूसरे संस्करण में इन्होंने आदिकाल के कवियों की संख्या 75 कर दी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। ठीक है, अनिर्दिष्ट। आगे साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन जरूर ले रहा है। आदिकाल के संबंध में क्या कहते हैं? अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग है ये। रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं? उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद समझा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गाथा जो है एक छंद है जो कि प्राकृत में था। कह रहा है कि अगर गाथा बोल दिया जाता था तो हमें ये समझ में आ जाता था कि प्राकृत भाषा की बात हो रही है। अगर दूहा या दोहा की बात हो तो इससे समझ लिया जाता है कि अपभ्रंश की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से रूढ़ हो चुके थे शब्द, अपनी अपनी भाषाओं के लिए ये छंद रूढ़ हो चुके थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक अन्य कथन कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। तो कुल मिलाकर चारे रामचंद्र शुक्ल के वार्ता से व्याख्यान से बिल्कुल ये सहमत हैं। हालांकि बहुत जगह इन्होंने क्लास भी लगाई है रामचंद्र शुक्ल की हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन आपने यहाँ पर याद रखना है कि भाई इस संबंधित तो दोनों में एक मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो मानते हैं कि भाई हाँ ठीक है, भाषा तो थी ही, लेकिन इसमें अपभ्रंश का दौर हम अस्वीकार करें यह गलत होगा, बल्कि स्वीकार करना चाहिए। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ और भी बातें कर रहे हैं, उनका कथन ये भी लेना आवश्यक है साथियों। क्या कह रहे हैं कि भाई डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस, रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। तो उनका मानना है
कि अगर रोमांस, ठीक है, रोमांस स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति भी उपजी है तो आदिकाल से। अगर डिंगल कवियों ने वीर गाथाएं चलाई हैं, निर्गुण संतों की वाणियाँ हुई हैं, कृष्ण भक्ति शाखा, सूफी काव्य, राम भक्ति, तो ये सब कुछ जो है आदिकाल से ही शुरू, मतलब अगर आदिकाल ना होता तो भक्ति काल ना होता। ठीक है। और भाई ये भी कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कि अगर सिद्ध और नाथ कभी ना होते तो हमें संत काव्य नहीं मिलता। तो मतलब कुल विकास जो है वो आदिकाल से ही हुआ है। आदिकाल हम बीज मान लेते हैं और उसका जो पौधा पेड़ जो बन गया है जाकर भक्ति काल रति काल के रूप में। आगे चलते साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं। चलो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये तो हो गया ऊपर, तो आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी गणपति चंद्रगुप्त प्रभृति कुछ एक विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है। तो मैंने जैसे कभी अभी कहा कि भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मान रहे हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल है, ठीक है, वो आदिकाल तो है लेकिन भाषा की दृष्टि से वो अपभ्रंश काल है। हिंदी का आदिकाल जरूर मान लिया जाता है लेकिन अपभ्रंश भाषा वहाँ पर मिलती है और अपभ्रंश और हिंदी में कुछ तो अंतर था ही। और वही ये कहा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त दो ऐसे विद्वान हैं जो कि ये कहते हैं कि वह हिंदी साहित्य की शुरुआत हमें भक्ति काल से ही माननी चाहिए। ठीक है, भक्ति काल से माननी चाहिए। हरियारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है कि भाई अगर हमारे पास संत काव्य सॉरी सिद्ध काव्य और नाथ साहित्य नहीं होता तो हमारे पास भक्ति काल भी नहीं होता। तो ये एक प्रकार से जड़ें हैं आदिकाल में जो निर्गुण पंथ की मिल गई थी। ठीक है, तो ये भाई कहते हैं कि भक्ति काल से हिंदी साहित्य की शुरुआत माननी चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त। आगे वररुचि साथियों एक विद्वान हुआ है संस्कृत के, इनकी एक रचना है प्राकृत प्रकाश, जी भी आपने याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद करें। तो अपभ्रंश काव्य साथियों हमारा यहीं पर संपन्न होता है। अभी अगली वीडियो में हम सिद्ध साहित्य से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं रात में इसी से क्विज होगा। धन्यवाद।